तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। हम आज से उत्तराखंड के सभी नोट्स को कंप्लीट करेंगे और जो वन लाइनर्स है उत्तराखंड का, यह आपके पीसीएस, पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड के सभी ग्रुप सी के एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगा और यह क्लास आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होगी। नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ इस क्लास में रिवाइज होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों को। तो हम शुरू करेंगे उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह से। उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया था। उत्तराखंड शासन के द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया था? अप्रैल 2001 के अंदर, अप्रैल 2001 में उत्तराखंड शासन के द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। ये आपको याद होना चाहिए, गांठ बांध दो कि अप्रैल 2001 में प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। उत्तराखंड राज्य का राज चिन्ह शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह राज चिन्ह होता है। मतलब शासकीय कार्य, सरकारी कार्यालयों में या शासकीय कार्यालयों में, जो शासन प्रशासन कार्यालय में जो जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम राज चिन्ह कहते हैं। राज्य के जो शासन प्रशासन है जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको राज चिन्ह कहते हैं। और राज के चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। उत्तराखंड का जो राज के चिन्ह है वह किसके आकार के जैसा है? हीरे के आकार के जैसा या समचतुर्भुज के जैसा है। हीरे के आकार जैसा और समचतुर्भुज जैसा है। हीरे के आकार जैसा और समचतुर्भुज जैसा दिखाई देता है। राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां हैं। राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां दिखाई गई है? राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियों को दिखाई गई। कितनी पर्वत चोटी दिखाई गई है? 3 पर्वत चोटियों को राज्य चिन्ह में अंकित किया गया है। और 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती है, जिसमें राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती है, जिसमें बीच वाली चोटी, जो सेंटर वाली चोटी है, बीच वाली चोटी है, उस पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। लाल पृष्ठ में क्या हुआ है? लाल कलर में अशोक की लाट अंकित है। लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया। सत्यमेव जयते एक बार एग्जाम में पूछा गया था। ये आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है ना, सत्यमेव जयते, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। जो पृष्ठ में जो लाल रंग है वो किसका प्रतीक है? राज्य के जो आंदोलनकारी हैं उनका प्रतीक है पृष्ठ का लाल रंग। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। राज्य जो चिन्ह है उसके जो बीच वाले भाग में जो श्वेत पृष्ठ है उसमें 4 जलधाराओं को दर्शाया गया। कितनी जलधाराओं को दर्शाया गया है? तो दोस्तों गांठ बांध लो कि 4 जलधाराएं। एग्जाम में आपके पास आएगा कि 2, 3, 4, तो उस समय कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये मान लो कि 4 जलधाराएं हैं। कितनी जलधाराओं को दिखाया गया है? 4 जलधाराओं को दिखाया गया है। वो भी नीले कलर में, नीला आसमान नीले कलर में दिखाया गया है। यह जलधाराएं राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा, काली नदी है। कौन कौन सी नदी है? गंगा है, यमुना है, रामगंगा और काली नदी को दर्शाती है। ये 4 जलधाराएं हैं नीले कलर की। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है और नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। राज्य गीत, उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, सत सत वंदन अभिनंदन। यह हमारा राज्य गीत है, इसको आप याद कर दो। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, सत सत वंदन अभिनंदन। यह राजकीय गीत उत्तराखंड का राज्य गीत है। इसको 6 फरवरी 2016 में अपनाया गया था। राजकीय गीत को कब अपनाया गया था? 6 फरवरी 2016 को अपनाया गया था। राजकीय गीत को 6 फरवरी 2016 में हेमंत बिष्ट, नैनीताल के हैं हेमंत बिष्ट, उनके द्वारा लिखित है। उन्होंने यह गीत लिखा है।
लिखा किसने? हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया है। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत अभिनंदन, ये आपके हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया। हेमंत बिष्ट जी नैनीताल के निवासी हैं। राज्य गीत 9 मिनट की अवधि का है। जो राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि अब मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन 9 मिनट का है, और इसकी जो गाने की अवधि है 9 मिनट है। और राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष हैं लक्ष्मण सिंह बटोही। कौन से बटोही? लक्ष्मण सिंह बटोही जी राजकीय गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मण सिंह बटोही जी। लक्ष्मण सिंह बटोही जी राजकीय चयन समिति के गीत के चयन समिति के अध्यक्ष हैं लक्ष्मण सिंह बटोही जी, ये याद रखें लक्ष्मण सिंह बटोही जी। राज्य गीत में जो आवाज दी है श्री नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने दी है। जो राज्य गीत है हमारा उत्तराखंड मातृभूमि देव उत्तराखंड मातृभूमि। यह राज्य गीत नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला के द्वारा गाया गया है। उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। कस्तूरी मृग को क्या कहा जाता है? हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। हिमालय का मस्क डियर किसे कहते हैं? कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। और कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है। और कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 से 4400 मीटर की हाइट में पाए जाते हैं। 3600 से 4400 मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं। 44 इसकी हाइट में पाए जाते हैं। 3600 से 4400 मीटर की हाइट में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां हैं? तो 4 प्रजातियां हैं। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां हैं। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल वो मोसिडे परिवार का सदस्य। कस्तूरी मृग कौन सा लोटा परिवार का है? अंगुलोटा कुल का पौधा, मतलब अंगुलोटा कुल का परिवार का सदस्य है। अंगुलोटा कुल और मोसिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मोसिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मोसिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग बहुतायत में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पाया जाता है। कस्तूरी मृग बहुत ज्यादा रूप में केदारनाथ, फूलों की घाटी और पिथौरागढ़ में उत्तरकाशी में भी पाए जाते हैं। और कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषताएं। कस्तूरी मृग का रंग भूरा तथा उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। जो कस्तूरी मृग है उसका रंग कैसा होता है? भूरा बोले तो ब्राउन। कस्तूरी मृग का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। और उसमें काले पीले रंग के क्या होते हैं? धब्बे पाए जाते हैं। धब्बे देखने को मिलता है। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुरदों, बाहर निकले दांत और लगभग 20 इंच ऊंचाई होती है। कस्तूरी मृग की कितनी ऊंचाई होती है? 20 इंच कस्तूरी मृग की ऊंचाई होती है। ऊंचाई कितनी है कस्तूरी मृग की? 20 इंच कस्तूरी मृग की ऊंचाई होती है। कस्तूरी मृग में 4 खुर होते हैं, 4 पैर होते हैं और 2 जिसमें आगे वाले पैर छोटे होते हैं, पीछे वाले पैर लंबे होते हैं। और इसके सुरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं कस्तूरी मृग में। और 20 इंच की हाइट होती है कस्तूरी मृग की। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं। जो जिनमें कस्तूरी पाई जाती है उनमें सींग नहीं होते। ये कस्तूरी मृग में क्या नहीं होता है? सींग नहीं होते हैं कस्तूरी मृग में। जिसमें कस्तूरी होती है उसमें सींग नहीं होता है। आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं। कस्तूरी मृग में आत्मरक्षा के लिए क्या पाए जाते हैं? कस्तूरी मृग में आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत पाए जाते हैं। 2 नुकीले दांत होते हैं। क्या होते हैं? 2 नुकीले दांत होते हैं कस्तूरी मृग के आत्मरक्षा के लिए। कस्तूरी मृग के पीछे के पांव आगे के पांव की अपेक्षा लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग के पीछे के पांव आगे के पांव की अपेक्षा क्या होते हैं? लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता। कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान बिल्कुल नहीं छोड़ता है।
कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। कस्तूरी मृग को क्या कहा जाता है? जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है कस्तूरी मृग को। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति कैसे होती है? तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण बोले तो तेज होती है सूंघने की शक्ति। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण या तेज होती है। कस्तूरी मृग की औसत आयु 20 वर्ष होती है। 20 इंच इसकी हाइट होती है। कस्तूरी मृग की औसत आयु 20 वर्ष होती है और 20 इंच इसकी हाइट होती है कस्तूरी मृग की। मादा कस्तूरी मृग गर्भधारण अवधि कितनी होती है? 6 माह में होती है। मादा जो कस्तूरी मृग होती है उसकी गर्भधारण अवधि होती है 6 माह, मतलब 1 साल में 2 बार बच्चे देती है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदार पाती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या है? केदार पाती है। केदार पाती क्या है? किसका भोजन है? मुख्य भोजन कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन है केदार पाती। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है। जो कस्तूरी है ना, यह किसमें पाई जाती है? नर मृग। नर मृग में कस्तूरी पाई जाती है कि गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है कस्तूरी। जो कस्तूरी है वो नर मृग गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है। एक मृग से कस्तूरी 3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त की जाती है। एक मृग से कस्तूरी 3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जाता है। एक मृग से कस्तूरी 3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 30 से 35 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त की जाती है। कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है। कस्तूरी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की कस्तूरी। कस्तूरी 3 प्रकार की होती है। कस्तूरी 3 प्रकार की होती है। कस्तूरी 3 प्रकार की होती है। नेपाल की कस्तूरी को कपिल कहा जाता है। नेपाल की कस्तूरी क्या कहते हैं? कपिल। कहाँ की कस्तूरी है? नेपाल। नेपाल की कस्तूरी का नाम क्या है? कपिल नेपाल की कस्तूरी है। और कश्मीर की कस्तूरी को क्या कहा जाता है? पिंगल। कश्मीर की जो कस्तूरी है उसका नाम है पिंगल। कश्मीर की कस्तूरी को पिंगल कहा जाता है। और सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहाँ की कस्तूरी कहते हैं? सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहते हैं। और नेपाल की कस्तूरी को कपिल कहा जाता है। कश्मीर की कस्तूरी को पिंगल कहा जाता है। सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहा जाता है। ठीक है। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में किया जाता है। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दवा, मिर्गी संबंधी रोगों की दवाई बनाने में उपयोग होता है। कस्तूरी रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल है। रासायनिक रूप से कस्तूरी क्या है? रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइबोल मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाकेनाल है। रासायनिक रूप से कस्तूरी क्या है? रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल है। पेंटाडेकेनॉल है। मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल है रासायनिक रूप से कस्तूरी। कस्तूरी मृग संरक्षण। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग की स्थापना की जाती है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार जो चमोली और रुद्रप्रयाग के बीच में पड़ता है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की जाती है। 1972 में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए 1972 में 1972 इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1972 में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है। महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में कहाँ की गई? आपके बागेश्वर में। महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1972 में कहाँ? महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में की गई थी बागेश्वर जिले में। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी अस्कोट वन्यजीव विहार। अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ? आपके
अभ्यारण्य के पिथौरागढ़ में। इसकी स्थापना कब होती है? 1986 में। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में पिथौरागढ़ में होती है। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना कांचुला खर्क में कब की? 1982 में। राज्य में 2005 तक 279 कस्तूरी मृग है। राज्य में अभी तक कितने कस्तूरी मृग है? 2005 की जनगणना के अनुसार 279 कस्तूरी मृग थे। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। राज्य में 2005 तक 279 कस्तूरी मृग थे। तो उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालय क्षेत्र में 4800 मीटर से 6000 मीटर तक की ऊंचाई में मिलते हैं। ब्रह्मकमल कितनी हाइट में मिलते हैं? 48,4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई तक ब्रह्मकमल हमें देखने को मिलता है। ब्रह्मकमल फूल एस्टेरसी कुल का पौधा है। कौन सी रस्सी का कुल का पौधा है? ब्रह्मकमल एस्टेरसी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल एस्टेरसी कुल का पौधा है। और ब्रह्मकमल का जो वैज्ञानिक नाम है सोसुरिया अब्बेलेटा। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसुरिया अब्बेलेटा ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है। ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियां फेन कमल व कस्तूरी कमल है, राज्य में मिलते हैं। जो राज्य में मिलते हैं ब्रह्मकमल की जो अन्य प्रजाति है, फेन कमल किसकी प्रजाति है? ब्रह्मकमल की। और कस्तूरा कमल भी ब्रह्मकमल की प्रजाति है। फेन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है। फेन कमल क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है फेन कमल। फेन कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसुरिया ग्रामिनिफोलिया। सोसुरिया अब्बेलेटा तो ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है, और फेन कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसुरिया। ये तो सेम है। जो फेन कमल है यहाँ पे ग्रामिनिफोलिया आएगा, ग्रामिनिफोलिया आएगा। सोसुरिया ग्रामिनिफोलिया है। फेन कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसुरिया ग्रामिनिफोलिया है। ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम कौलपदम है। ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम क्या है? कौलपदम। ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम कौलपदम है। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सुगंधित पुष्प कहा गया है। महाभारत के कौन से पर्व में सुगंधित पुष्प कहा गया ब्रह्मकमल को? तो वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सुगंधित पुष्प कहा गया है। तथा नेपाल में ब्रह्मकमल को टोप गोला को कहते हैं। नेपाल में ब्रह्मकमल को क्या कहते हैं? टोप गोला है नेपाल में ब्रह्मकमल का। ठीक है, नेपाल में ब्रह्मकमल को क्या कहते हैं? टोप गोला कहते हैं। नेपाल में ब्रह्मकमल को टोप गोला कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश में दूधा फूला कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल क्या कहते हैं? दूधा फूला कहते हैं। दूधा फूला, दूध फूला, मतलब हिमाचल प्रदेश में दूध फूला का मतलब होता है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल हिमाचल प्रदेश में होता है। और टोप गोला का मतलब होता है नेपाल में ब्रह्मकमल, और हिमाचल प्रदेश में दूध फूला का मतलब होता है ब्रह्मकमल। कश्मीर में ब्रह्मकमल को गल कहते हैं। कश्मीर गलता है ना, गलता नहीं, कश्मीर को देख के पाकिस्तान जलता है, इसलिए ब्रह्मकमल को जम्मू कश्मीर क्या बोलते हैं? गलगल कहा जाता है, गलगल कहा जाता है। ब्रह्मकमल की विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती है। ब्रह्मकमल की विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? ब्रह्मकमल की विश्व में 210 प्रजातियां विश्व में पाई जाती है, जिसमें 24 प्रजातियां अकेले उत्तराखंड में पाई जाती है। ब्रह्मकमल की विश्व में 210 प्रजाति पाई जाती है और 24 प्रजाति उत्तराखंड में पाई जाती है ब्रह्मकमल की। ब्रह्मकमल राज्य के फूलों की घाटी फूल केदारनाथ, पिंडर, हिमनद आदि बहुतायत में मिलते हैं। ब्रह्मकमल मां नंदा का प्रिय पुष्प है। ब्रह्मकमल किसका प्रिय पुष्प है? मां नंदा देवी का क्या है? प्रिय पुष्प है ब्रह्मकमल। मां नंदा देवी का प्रिय पुष्प है ब्रह्मकमल। नंदाष्टमी को ब्रह्मकमल को तोड़ने का महत्व है, बहुत महत्व है नंदाष्टमी को। नंदा देवी का प्रिय पुष्प कौन सा है? ब्रह्मकमल है। ब्रह्मकमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। हिमालय पुष्पों का सम्राट कैसे कहा जाता है? ब्रह्मकमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है।
ब्रह्मकमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ब्रह्मकमलों की कमल की जो विशेषता है, ब्रह्म कमल है, इसका कलर कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। ब्रह्म कलर का जो कलर है वो बैंगनी रंग का होता है। ब्रह्म कलर की जो औसतन ऊंचाई है ये 70 से 80 सेंटीमीटर में पाया जाता है। ब्रह्म कमल क्या है? 70 से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई हाइट है इसकी। ब्रह्म कमल की हाइट कितनी है? 70 से 80 सेंटीमीटर और 4800 से 6000 की हाइट में पाए जाते हैं ब्रह्म कमल। 70 से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई होती है इस पौधे की। ब्रह्म कमल जो पौधा है इसकी ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है और ब्रह्म कमल का जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है। ब्रह्म कमल फूल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है। जो ब्रह्म कमल है उसके फूल खिलने का जो समय है वो जुलाई से सितंबर माह में होता है। ब्रह्म कमल के पौधे एक वर्ष में केवल एक बार ही पुष्प आता है। ब्रह्म कमल का जो पौधा होता है उसमें एक साल में केवल एक ही पुष्प आता है। ब्रह्म कमल के पौधे पर एक साल में कितने पुष्प आते हैं? एक पुष्प आता है। ब्रह्म कमल का जो पुष्प अर्धरात्रि को, आधी रात को खिलता है। ब्रह्म कमल का जो पुष्प है वह आधी रात को खिलता है। ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म कमल का जो पौधा है ना, इसकी जड़ों को पीसकर हड्डी में उपचार किया जाता है। जो ब्रह्म कमल है ना, ब्रह्म कमल सॉरी दोस्तों, ब्रह्म कमल के पौधों की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। हड्डी उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रह्म कमल का जो जड़ है ना, उसको अगर जहाँ से हड्डी टूटती है वहाँ पर लगाएंगे तो उसमें ठीक हो जाती है हड्डी। ब्रह्म कमल के जो पौधे की जड़ है उसका प्रयोग करके हड्डी उपचार में किया जाता है। पौधे की जड़ों का ब्रह्म कमल की हड्डी उपचार में किया जाता है। उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस वृक्ष 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। बुरांस जो राज्य वृक्ष है यह 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। बुरांस 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है बुरांस। बुरांस का वानस्पतिक नाम रोडोड्रान अर्बोरियम। बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है? बुरांस का वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। बुरांस का वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। बुरांस एरिकेसई कुल का वृक्ष है। बुरांस किस कुल का वृक्ष है? तो एरिकेसई कुल का पौधा है बुरांस। बुरांस किस कुल का पौधा है? एरिकेसई कुल का वृक्ष है बुरांस। बुरांस से हिमाचल प्रदेश में बुरांस कहा जाता है। बुरांस को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? बुरांस को हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहा जाता है। बुरांस को हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहा जाता है और कन्नड़ में बुरांस को बिल्ली कहा जाता है। कन्नड़ यानी कि कन्नड़ में क्या कहा जाता है? बुरांस को बिल्ली। कन्नड़ बोले तो कर्नाटक वाले कन्नड़ बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बिल्ली कहा जाता है। बुरांस को बिल्ली कहा जाता है। और बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। जहाँ बुरांस को गुरांस कहते हैं, नेपाल वाले बुरांस को गुरांस कहते हैं। बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राज्य पुष्प है। जो बुरांस है वो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प है। हिमाचल बोले तो HP। बुरांस किसका राज्य पुष्प है? तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का क्या है? राज्य फूल है, राज्य पुष्प है। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प है बुरांस और नेपाल का गुरांस है राष्ट्रीय पुष्प। मेघालय में बुरांस को 3 सा कहते हैं। मेघालय में बुरांस कौन सा कहते हैं? 3 सा। मेघालय में बुरांस को 3 सा कहा जाता है। 3 सा। मेघालय में बुरांस को 3 सा कहा जाता है। मेघालय में बुरांस को क्या कहा जाता है? मेघालय में बुरांस को 3 सा कहा जाता है। 3 सा किसे कहते हैं? 3 सा मेघालय में बुरांस को कहते हैं। बुरांस को 3 सा कहा जाता है मेघालय में। भारत में बुरांस की 87 प्रजाति पाई जाती है। भारत में बुरांस की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 87 प्रजाति पाई जाती है बुरांस की। भारत में
87 प्रजाति पाई जाती है बुरांस की। 87। भारत में बुरांस की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 87 प्रजाति। भारत में सर्वप्रथम बुरांस के रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम प्रजाति की खोज श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होती है। भारत में सर्वप्रथम बुरांस के रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम प्रजाति की खोज जम्मू कश्मीर श्रीनगर में होती है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हुई। बुरांस वृक्ष की विशेषता क्या है? बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है। बुरांस जो फूल है उसका रंग कैसा होता है? चटक लाल होता है। सफेद बुरांस 11,000 की फीट की ऊंचाई मिलते हैं। सफेद बुरांस कितनी फीट मिलते हैं? 11,000 की फीट मिलते हैं सफेद बुरांस। और बुरांस 1500 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं और सफेद बुरांस 11,000 की फीट की ऊंचाई मिलते हैं। बुरांस का खिलने का समय फरवरी से अप्रैल में होता है। फरवरी से अप्रैल तक खिलता है आपका बुरांस। बुरांस के पुष्प में मिथेनॉल होता है। बुरांस का जो पुष्प होता है ना उसमें क्या होता है? मिथेनॉल। मिथेनॉल मिथेनॉल किसमें पाया जाता है? बुरांस के पुष्प में क्या मिलता है? मिथेनॉल मिलता है, जो डायबिटीज के उपचार के लिए फायदेमंद होता है। जो बुरांस का पुष्प है उसमें मिथेनॉल होता है जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। बुरांस को किस अधिनियम के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया था? 1974 के तहत। बुरांस को 1974 के अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। दूसरी सोच पढ़ेंगे। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। हिमालय का मयूर कैसे कहते हैं? मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से 5,000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। मोनाल 25,000 फीट से 5,000 फीट की ऊंचाई में मिलते हैं। मोनाल कौन से 25,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई में मिलते हैं? मोनाल आपके कौन सी हाइट मिलता है? मोनाल मिलता है आपका 2500 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है आपको मोनाल। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पेजिनस है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पेजिनस। लोफोफोरस इम्पेजिनस है आपका मोनाल का वैज्ञानिक नाम। मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पेजिनस। मोनाल की मतलब 2500 से 5,000 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्र में मिलते हैं। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पेजिनस है। मोनाल फिनलैंड परिवार का पक्षी है। मोनाल किस परिवार का पक्षी है? मोनाल फिजेंड परिवार का पक्षी है। 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 मोनाल की 4 प्रजाति पाई जाती है। राज्य में मोनाल की कितनी प्रजाति पाई जाती है? राज्य में मोनाल की 4 प्रजाति पाई जाती है। राज्य में मोनाल की 4 प्रजाति पाई जाती है। मोनाल की कितनी प्रजाति पाई जाती है? राज्य में 4 प्रजाति पाई जाती है राज्य में मोनाल की। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोनाल है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मनियाल या मोनाल कहा जाता है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मनियाल या मोनाल कहा जाता है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मनियाल या मोनाल कहा जाता है। और राष्ट्रीय पक्षी नेपाल का मोनाल। कश्मीर में मोनाल को सुनाल कहा जाता है। मतलब कश्मीर में मोनाल कहते हैं, सुनाल कहते हैं। सुनाल मतलब मोनाल। कश्मीर में मोनाल को सुनाल कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में मोनाल को सुनाल कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु। हिमाचल प्रदेश में मोनाल क्या कहता है? जम्मू कश्मीर में मोनाल को सुनाल कहते हैं और हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में मोनाल को नीला गुरु कहता है, नीले गुरु कहता है। हिमाचल प्रदेश में मोनाल को नीला गुरु कहता है और जम्मू कश्मीर में मोनाल को क्या कहता है? सुनाल कहता है। जम्मू कश्मीर में मोनाल को सुनाल कहता है। हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु कहता है मोनाल को। सिक्किम में मोनाल को चामदोंग कहते हैं। सिक्किम में मोनाल को कहते हैं चामदोंग। सिक्किम में कैसे कहते हैं?
तो मोनाल को चामडोंग कहते हैं सिक्किम वाले। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। डफिया क्या है? मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है डफिया। मोनाल के लिए भूटान में बुप व नेपाल में डंगन कहते हैं। भूटान वाले मोनाल को बुप कहते हैं। बुप मतलब भूटान की लैंग्वेज है। बुप मतलब मोनाल, और नेपाल में मोनाल को डंगन कहा जाता है। नेपाल में मोनाल को क्या कहते हैं? डंगन कहते हैं, डायन कहते हैं, मतलब नेपाल में डंगन कहते हैं मोनाल को। मोनाल के लिए भूटान में बुप का शब्द का प्रयोग है। भूटान में मोनाल को बुप कहा जाता है, और नेपाल में मोनाल को डंगन कहा जाता है। डंगन राज्य के अलावा असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं आपके मोनाल। डंगन कहते हैं, नेपाल में इसे डंगन कहते हैं। मोनाल की विशेषता है, मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। मोनाल पक्षी क्या होती है? घोंसला नहीं बनाती है। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलगी होती है। जो नर होता है ना, नर मोनाल, उसमें मोर की भांति क्या होती है? कलगी लगी होती है। नर मोनाल में मोर की भांति कलगी लगी होती है। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है, मतलब 6 महीने में 1 बार होती है। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया 6 महीने में होती है, मतलब 6 महीने में 1 बार होती है, तो साल भर में 2 बार होती है। मोनाल का प्रिय भोजन आलू है। आलू। मोनाल किसकी फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो मोनाल आलू की फसल को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आलू मोनाल का प्रिय भोजन है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया है। वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल कहाँ पाए जाते हैं? केदार घाटी में सर्वाधिक मात्रा में मोनाल पाए जाते हैं। राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड पहली बार 2008 में मोनाल की गणना की गई। 2008 तक राज्य में कुल कितने मोनाल थे? 919 थे। मोनाल कितने? 2008 तक 919। 2008 तक थे। 2008 तक कितने मोनाल थे राज्य में? 919 मोनाल थे 2008 तक। राज्य तितली कॉमन पीकॉक है आपका। राज्य तितली कॉमन पीकॉक 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक किया। लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया है। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक किया। लोग मोर, कौन सा मोर? लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया है 7 नवंबर को। 9 नवंबर नहीं लिखना दोस्तों। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक किया। लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया है। कॉमन पीकॉक हिमालय क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई पर मिलता है। कॉमन पीकॉक कितनी ऊंचाई पर मिलता है आपके? कॉमन पीकॉक मिलता है 7000 फीट की ऊंचाई पर मिलता है कॉमन पीकॉक। कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम पिपिलिया वाइनर है। पोपिलियो वाइनर है। पोपिलियो वाइनर जो कॉमन पीकॉक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पोपिलियो वाइनर है। पोपिलियो वाइनर किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम है पोपिलियो वाइनर है। 1996 में को लिम्का बुक ने कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली खिताब मिलता है कॉमन पीकॉक को। 1996 में क्या हुआ? 1996 को लिम्का बुक ने कॉमन पीकॉक को भारत की सुंदर तितली का खिताब मिलता है 1996 में कॉमन पीकॉक को। 1996 में लिम्का बुक ने कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया।
कॉमन पिकॉक टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है। कॉमन पिकॉक कहाँ पे अंडे देती है? कॉमन पिकॉक है वो टिमरू के पेड़ में अंडे देती है। कॉमन पिकॉक अंडे देती है टिमरू के पेड़ में, उसी की पत्तियां खाती है। कॉमन पिकॉक का जो भोजन है वो टिमरू है। टिमरू की पत्तियां हैं कॉमन पिकॉक के, मतलब प्रसिद्ध खाद्य कॉमन पिकॉक का टिमरू की पत्तियां। 2016 में लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। 2016 में क्या होता है? लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क हाँ खोला गया 2016 में लच्छीवाला देहरादून में। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला जाता है 2016 में। कॉमन पिकॉक का जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है। जो कॉमन पिकॉक है आपका, उसका जीवन काल क्या होता है? 30 से 35 दिन तक होता है इसका जीवन काल। कॉमन पिकॉक का जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है। भारत की सबसे बड़ी तितली ट्राइडेस डीडी हार्ट में मिली, जिसे गोल्डन बर्ड विंग भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी तितली ट्राइडेस डीडी हार्ट मिली। भारत की सबसे बड़ी तितली ट्रोइडेस कौन सी ड्रेस? ट्रोइडेस। भारत की सबसे बड़ी तितली है आपकी ट्रोइडेस भारत की सबसे बड़ी तितली है, जो आपके डीडी हार्ट पिथौरागढ़ में मिलती है। इसे गोल्डन बर्ड विंग कहा जाता है। गोल्डन बर्ड विंग कैसे कहते हैं? ट्रोइडेस को कहते हैं। ट्रोइडेस तितली को गोल्डन बर्ड विंग कहते हैं। गोल्डन बर्ड विंग किसे कहते हैं? ट्रोइडेस तितली को गोल्डन बर्ड विंग कहा जाता है, जो आपके डीडी हार्ट पिथौरागढ़ में मिलती है। नमस्कार दोस्तों, इसी तरीके से हम कल आगे वीडियो को जारी रखेंगे। जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपका धन्यवाद, और हम इस किताब को पूरे 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। और यह बुक उत्तराखंड PCS पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक इत्यादि के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और यह रिवाइज क्लास रहेगी। यह क्लास रामबाण सिद्ध होगी। उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। और ग्रुप सी का एग्जाम है दोस्तों, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको निकालने के लिए एक तन्मय से पढ़ाई करनी पड़ती है, और एक मोटिवेशन के साथ। यह समय दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए आप पढ़ते जाएं, निरंतर बहते जाएं, चलते जाएं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तीसरी क्लास में आपका धन्यवाद करता है।